Hello everyone, myself धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए 9th क्लास में सिविक्स का जो फर्स्ट लेसन है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, आज हम लोग इसकी वीडियो पे बात करने जा रहे हैं। ये आपके सिलेबस में 9th स्टैंडर्ड में सिविक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सिविक्स जिसे हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं। और आप ये ध्यान रखें कि ये लेसन जितना भी आपका सिलेबस होगा, मैंने आपको सिलेबस की वीडियो भेजी थी, उसी के अकॉर्डिंग अब मैं जो है आपको लेसन वाइज 9th के जो स्टूडेंट है हमारे, उनके लिए वीडियो मैं आपको भेजूंगा। क्लियर है आपको बात? अब हम लोग जो बात करेंगे, सबसे पहले जो शब्द आता है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र क्या है। देखिए, ये जो शब्द होता है लोकतंत्र, इसको हम कह सकते हैं जनतंत्र। जन यानी कि कॉमन सिटीजन, लाइक मैं और आप, तंत्र यानी कि हमारा सिस्टम। तो जनतंत्र या लोकतंत्र या जो डेमोक्रेटिक कंसेप्ट है, वो एक ऐसा कंसेप्ट आप मान सकते हैं जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के अकॉर्डिंग काम करती है, या वो हमारी इच्छाओं का सम्मान करती है ना। और वो जो गवर्नमेंट होती है उसकी जवाबदेही भी आम जो आदमी होता है उसके प्रति हमेशा बनी रहती है। जनरली हम ऐसा कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों की विशेष को पूरा करने का काम करती है और हमेशा जो है अपने को जस्टिफाई करने की कोशिश करती रहती है। अगर हम डिफरेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, एक जनरल कंसेप्ट है जिसके बारे में हम बात करते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप देखें तो 3 तरह के कंसेप्ट पे आजकल हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो काम करती हैं। या तो जनरली वो डेमोक्रेटिक होती है, या वहां डिक्टेटरशिप हो सकती है, या फिर मोनार्ची का कंसेप्ट भी वहां पर अप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर हम थ्रू आउट द वर्ल्ड देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंसेप्ट की गवर्नमेंट है उसको मोस्ट फेवरेबल गवर्नमेंट का दर्जा हम दे सकते हैं, ये लोगों के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। यहाँ एक और चीज समझने वाली है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, लेकिन क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को अप्लाई करती भी हैं या नहीं करती हैं, या वो सिर्फ नाम के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। तो इन दोनों शब्दों में एक बारीक आंसर निकल कर आता है। जैसे अगर हम अपने कंट्री के अकॉर्डिंग बात करें इंडिया के लिए, तो इंडिया को आप जो है वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी में काउंट कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, नॉर्म्स और वैल्यू के ऊपर हमारे जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा काम करती है। अब हमारा जो लेसन है उसमें सबसे पहले आप ये देखें कि इस लेसन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डेमोक्रेसी, देन आफ्टर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर? देन आफ्टर हम जो बात करेंगे आगे जो है वो क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, एंड देन आफ्टर फेवर में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की, यानी कि आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड देन फाइनली लास्ट में द ब्रॉडर मीनिंग और द रियल डेमोक्रेसी के बारे में हम लोगों को बात करनी है। आज हम जो बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, और सिर्फ 2 फीचर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बाकी जो फीचर्स हैं उसमें मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अब सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा, मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी कंट्री के अंदर पॉलिसी को बनाने का काम, उनको अप्लाई करने का काम उस व्यक्ति या उस रूलिंग अथॉरिटी के पास होना चाहिए जिसे मैंने और आपने वोट दिया है। लेकिन कई बार हम ऐसा देख सकते हैं कि भाई जिसे आपने वोट दिया डिसीजन तो वो ले ही नहीं रहा है ना, उसकी जगह कोई और व्यक्ति जो है डिसीजन लेता है। तो इसमें हम पाकिस्तान की स्टोरी को हाईलाइट कर सकते हैं। बेसिकली हुआ क्या कि 1999 में जो पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर इन चीफ थे मिस्टर परवेज मुशर्रफ, ठीक है ना, तो उन्होंने एक सैनिक विद्रोह के माध्यम से जो पावर थी वो अपने हाथ में ले ली। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसे बाहर का रास्ता उन्होंने दिखा दिया और खुद को क्या किया कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री डिक्लेयर कर दिया। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2002 में उन्होंने रेफरेंडम के ऊपर काम किया, यानी एक तरीके से जनमत को अपने फेवर में करने की कोशिश की। वहां के जो मीडिया थे, ह्यूमन एक्टिविस्ट थे, उन्होंने बहुत कहा कि भाई ये सब जो है गलत हो रहा है, लेकिन उनके आगे किसी की नहीं चली, यानी जो चली परवेज मुशर्रफ की चली। और फाइनली उन्होंने टेक्निकली अगर हम देखें तो खुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2002 में ही लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को वो है पाकिस्तान में अप्लाई किया। अब इसकी कंडीशन क्या थी? इसमें कंडीशन ये रखी गई कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनको जो है मिलिट्री के जो अधिकारी हैं या खुद परवेज मुशर्रफ जो हैं कभी भी उनको टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो खुली धांधलेबाजी थी, है ना, लेकिन उनके आगे किसी की चल नहीं पा रही थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, बाकायदा जो है डेमोक्रेटिकली वे में अगर हम बात करें कंट्री के अंदर इलेक्शन कराए गए, एक प्रॉपर गवर्नमेंट वहां पे बनाई गई, ठीक है ना, लेकिन उस गवर्नमेंट की जो चाबी थी वो किसके हाथ में थी, वो मिलिट्री के जो ऑफिसर्स थे उनके हाथ में थी।
यानी ये तय किया गया कि जो कैबिनेट होगी, जो सिविलियन कैबिनेट होगी, उसके ऊपर पूरा जो शिकंजा होगा, जो पूरी ग्रिप होगी, वो किसकी होगी? वो मिलिट्री के ऑफिसर्स की होगी और फाइनल डिसीजन भी वही लेंगे। तो भाई अगर आप ही को फाइनल डिसीजन लेना है तो आपने जो इलेक्शन का ड्रामा क्रिएट किया वो क्यों किया? फिर तो आप खुद ही डिसीजन ले सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर डेमोक्रेसी थी वो काम नहीं कर रही थी। जो मेजर डिसीजन थे वो सिलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाने चाहिए थे, लेकिन वो किसके द्वारा लिए जा रहे थे? मिस्टर परवेज मुशर्रफ या उनके जो मिलिट्री के ऑफिसर्स थे। क्लियर? देन आफ्टर जो सेकंड फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के ऊपर हम बात कर सकते हैं। इसमें दो स्टोरी आप लोगों की बुक्स में दी हुई है, पहली चाइना से और दूसरी मैक्सिको से दी हुई है। जैसे चाइना के बारे में हम सब जानते हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में से एक गवर्नमेंट वहां पर आपको दिखाई देगी, लेकिन जनरली चाइना द्वारा क्या दावा किया जाता है कि भाई हमारे यहाँ तो जो इलेक्शन होता है वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में जो है कराया जाता है। अब अगर हम चाइना की स्टोरी के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर आप वहाँ की पार्लियामेंट का कंसेप्ट देखें तो लगभग 3000 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको वहाँ पे मिलेंगे। आप ये देखें कि अगर आपको चाइना में इलेक्शन लड़ना है तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का अप्रूवल आपके पास होना चाहिए, या इसके अलावा 8 छोटे छोटे पॉलिटिकल ग्रुप हैं, आप उनमें से किसी से भी जो है जुड़े हुए होने चाहिए, तब आपको इलेक्शन में जाने का मौका मिलेगा। अब भैया सोचने वाली बात यह है कि जब इलेक्शन में जाने का मौका किसे दे रहे हैं? जो सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड लोग हैं। तो जब मौका ही उनको मिल रहा है और उनके सामने कोई कंपटीटर भी नहीं है, तो फिर इलेक्शन किस लिए करा रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? यानी लोगों को आप ये बताना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ये शो करने की कोशिश करते हैं कि भाई देखिए हम तो डेमोक्रेटिकली इलेक्शन कराते हैं, लेकिन जब सामने कोई दूसरा कैंडिडेट है नहीं तो जीतेगा कौन? हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का बंदा ही तो जीतेगा ना। इसके अलावा कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो उनकी आर्मी के द्वारा जो सिलेक्ट कर दिए जाते हैं। तो अगर हम पॉलिटिकल वे में देखें तो ये प्रोपोगेंडा जो है, एक शो ऑफ है, एक दिखावा जो है चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए हम इसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। ठीक, इसी में एक और स्टोरी की हम बात कर सकते हैं जो मैक्सिको को इंडिकेट करती है। मैक्सिको में अगर हम देखें कि 1930 से लेके 2000 तक यानी 70 ईयर तक लगातार एक ही पार्टी की गवर्नमेंट बनी रही। आप चाहे कितना ही अच्छा काम क्यों ना करते हो, कोई ना कोई काम में आपकी कमी तो रही जाती है, लेकिन ये जो पार्टी थी लगातार 70 ईयर तक रूलिंग करती रही, तो भाई कोई तो बात होगी ना। बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी थी इसका नाम था PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। डेफिनेटली अगर आप मैक्सिको में हैं तो आपको इलेक्शन लड़ने की इजाजत तो है, लेकिन जीतने का मौका आपको कभी भी नहीं मिलेगा। हमेशा कौन जीतेगा? PRI के कैंडिडेट जीतेंगे। जो स्कूल होते थे, कॉलेज होते थे, वहां पे टीचर्स को इस चीज के लिए कन्वे किया जाता था मैसेज कि भाई आपको बच्चों को ये समझाना है, क्या समझाना है कि जो उनके मम्मी पापा हैं वो इलेक्शन में वोट किसे देंगे? PRI के कैंडिडेट को देंगे। मीडिया उनकी बिल्कुल जेब में था, पैसा बहुत खर्च करते थे अपने कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। आप उनकी बात को जो है गलत साबित कर ही नहीं सकते थे। मान लीजिए उन्हें पता लग जाए कि भाई कल इलेक्शन होने वाला है और हम सब लोगों ने वोट नहीं देंगे, तो एकदम क्या करेंगे? ऑन द स्पॉट वो हमारा पोलिंग स्टेशन ही चेंज कर देंगे। पता लगा 100 किलोमीटर दूर आपका पोलिंग स्टेशन भेज दिया। यानी जितनी डर्टी ट्रिक्स हो सकती थी वो सब PRI के द्वारा जो है यूज की गई। अब कहने के लिए तो देखें कि भाई मैक्सिको में तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, हर 6 साल के बाद जो है गवर्नमेंट जो है बदल जाती है या बदल जानी चाहिए। हर 6 साल के बाद आप इलेक्शन करा रहे हैं, लेकिन दूसरे को आने का मौका तो आप दे नहीं रहे हैं। जब तक आप दूसरे को आने का मौका नहीं देंगे तभी तो आपकी अच्छाई बुराई का पता लगेगा ना। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो मैक्सिको के अंदर ये शो किया जा रहा था कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, टेक्निकली देखें तो ये फ्री एंड फेयर था ही नहीं। अदरवाइज ऐसा कैसे हो सकता है कि 70 ईयर तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी लगातार इलेक्शन जीतती रहे? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम चाइना की स्टोरी को देखें या मैक्सिको की स्टोरी को देखें तो दोनों ही जगह पे दावा करने की कोशिश की गई कि जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिकली कराए जाते हैं, लेकिन ये सब बेकार की बातें थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। मुझे आपको कोई भी व्यक्ति है उसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, उसे इलेक्शन में जीतने का भी मौका दिया जाना चाहिए, तभी हम सही मायने में डेमोक्रेसी को जस्टिफाई कर पाएंगे। क्लियर है आई थिंक आपको। फिलहाल हमने जो बात की है सिर्फ 2 फीचर्स के बारे में बात की, बाकी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।